स्वागत है सभी का फिर से एक नई क्लास में। और आज देखिए फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस यहाँ पर सेलेक्ट किए जो कि निश्चित तौर पर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं से इधर उधर से कहीं ना कहीं घूम घाम के आ ही जाते हैं। तो ये इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो अभी कंटिन्यू रहेंगे और सिंटैक्स आपका कवर रहेगा जो कि आगे आने वाली और भी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए पॉइंट पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में समय लगेगा और ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी स्पीड में आपको बताऊंगा। बस आप स्पीड में सुनते रहिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। पूरे सारे सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिखने में सेंटेंस ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मतलब उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट ज़रूर होती है, क्योंकि सिंटैक्स का यही मैटर होता है कि सेंटेंस दिखने में सही लगा करता है और फिर भी वो गलत होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस, द गेम हैज़ कम टू एंड। यहाँ पर शायद आपको लाइट लग रही होगी बल्ब की, इस वजह से शायद आपको ये यहाँ पे स्पॉट दिख रहा होगा, फ्लैश लग रहा होगा, इसलिए शायद नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कम टू एंड, है ना, कम टू एंड लिखा होगा। यहाँ पर करेक्शन क्या करना होता है, यहाँ पर आपको करेक्शन ये करना होता है कि एन देना होता है, कम टू एन एंड। ये कम टू एन एंड एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है समाप्त हो जाना, अंत हो जाना, ठीक है ना। ये एंड जो होता है ये वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। तो जब ये नाउन होता है तो ये आर्टिकल यहाँ पे रिक्वायर होता है, आर्टिकल लेता है। और अगर वर्ब होती है तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि द गेम हैज़ कम टू एन एंड, ये कह रहा है मतलब खेल समाप्त हो गया है। लेकिन अगर हम ये भी कह सकते हैं कि द गेम हैज़ एंडेड, अगर गेम हैज़ एंडेड करते हैं तो कोई कमी नहीं है। लेकिन द गेम हैज़ कम टू और एंड करते हैं तो कमी है, फिर आपको एन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कम टू एन और एंड। फिर आप ये करोगे तब आपका सेंटेंस यहाँ पे सही होगा। तो इस बात को यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो पहला क्या है, पहला आपका यही है कि यहाँ पर यहाँ आपको इस जगह पर एन लगा देना है और सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए पहला हो गया। दूसरा, फुल मैनी ऑफ फ्लावर्स आर टू ब्लश अनसीन। ये कहना चाहता है कि बहुत सारे फूल अनजाने खिलते हैं, मतलब अनदेखे खिलते हैं। बहुत सारे फूल अनदेखे खिल जाते हैं, अर्थात बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं और उनको कोई लोग देख नहीं पाते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा बगीचा है, गार्डन है और फ्लावर बेड्स हैं और वहाँ पर फूल खिले, तो ज़रूरी नहीं कि हर फूल को हर आदमी या कोई आदमी देखे। खिलते हैं, सुंदरता अपनी बिखेर देते हैं और मुरझा जाते हैं। खैर सेंटेंस का अर्थ क्या है वो एक अलग बात है। ब्लश माने खिलना या उसके चेहरे पर लालिमा आना भी होती है। अनसीन माने अनदेखे। यहाँ पर सेंटेंस के हम स्ट्रक्चर पर जाते हैं। तो मैंने बताया भी है कई बार कि मैनी ए का यूज जो होता है वो प्लूरल कंसेप्ट रखता है, लेकिन यूज उसका सिंगुलर होता है। मैनी ए के साथ में आपका हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक, और प्लस सिंगुलर वर्ब आएगी। बस ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो मैनी ए, ये यहाँ पर नहीं, जैसे कुछ बच्चे ये करते हैं कि मैनी ए के साथ से ए हटा देते हैं, तो फुल मैनी फ्लावर्स ऐसे करके और सही कर लेते हैं। लेकिन जिस समय वो सिंटैक्स आपको देता है तो उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मकसद ये नहीं होता। वो क्या डिमांड करता है कि बच्चा मैनी ए का यूज जानता है कि नहीं जानता है। तो अगर आप ए हटाते हो तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ना मिले, क्योंकि जो डिमांड उसने करी है और वो नहीं मिल रहा, तो फिर आपका नंबर नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको वो कंसेप्ट पता नहीं है, वो आपको रूल पता नहीं है, वो आपको ट्रिक पता नहीं है। तो नंबर किस बात का, बात समझ रहे हैं ना। सेंटेंस को आपने मेंटेन कर दिया केवल, तो मेंटेन करना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि वो आपसे जानना चाहता है ग्रामेटिकल जितने भी टर्म्स हैं और जो जितने भी मतलब ट्रिक्स हैं, रूल्स हैं, वो जानना चाहता है। तो यहाँ पर ए नहीं हटेगा, आपका फ्लावर्स का एस हट जाएगा। ये आप हटा देंगे फ्लावर्स का एस, तो ये फ्लावर हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो ये क्या है, आर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इज करेंगे, तब जाकर के सही हो जाएगा। सेंटेंस फाइनली बनेगा, फुल मैनी अ फ्लावर इज टू ब्लश अनसीन। मतलब बहुत सारे फूल अनदेखे खिलने के लिए बॉर्न, यहाँ पर आर बॉर्न करना था, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर लिखने में भूल हो गई है। आर बॉर्न
टू प्लस, सेंटेंस से मुझे याद आया यहाँ पे ये करना था जो कि ये छूट गया है। बहुत सारे फूल अनदेखे खिलने के लिए उगते हैं या जन्म लेते हैं, तो ये बॉर्न यहाँ पर छूट गया है। तो यहाँ इज बॉर्न टू प्लस अनसीन, इस फॉल्ट को मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लिखा था और मैं इसका अर्थ भी बता गया, लेकिन वो अर्थ निकालने में तभी कहीं ना कहीं पर मिस्टेक हो रही थी। खैर यहाँ पर आर बॉर्न टू प्लस अनसीन है यहाँ, तो यहाँ पर करना है आपको फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू प्लस अनसीन, यानी बहुत सारे फूल अनदेखे खिल जाने के लिए जन्म लेते हैं। तो बोला जाएगा प्लूरल, लेकिन सेंटेंस लिखा जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पर दूसरा नंबर सेंटेंस आपका फाइनल हो गया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा, ठीक, इज योर सीजर्स डल। यहाँ पर सीजर माने कैची होती है, सीजर कभी बोलना सीजर से ही बोला जाता है, लेकिन बोलचाल में सीजर कह देते हैं लोग। तो जितने ऐसे मतलब इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साधन होती हैं, वस्तुएं होती हैं जिनमें हमेशा डबल पार्ट लेकर के कोई एक चीज बनती है। जैसे मान लीजिए चिमटा हो गया, जिसको टोंग्स कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए टोंग्स चिमटा हो गया, ठीक, स्पेक्टिकल्स जिसको कहते हैं, जैसे गॉगल्स, और जैसे ग्लासेस मतलब चश्मा। जैसे ग्लास कहेगा तो आपका क्या हो गया, वो एक मतलब मटेरियल नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पर ग्लासेस जब कहेगा तब चश्मा हो गया। टोंग्स है, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, ग्लासेस है, सीजर्स है, ऐसे तमाम चीज़ें हो सकती हैं। जैसे बेलोज है, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो क्या होता है, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इनमें डबल पार्ट होते हैं। जैसे ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला। ट्राउजर्स का मतलब जैसे ट्राउजर है, अब उसका एक पार्ट नहीं है तो वो ट्राउजर ही नहीं है। अगर सीजर में अगर इस तरह का होता है, ठीक है ना, ऐसे सीजर में अगर एक पार्ट नहीं है तो सीजर का कोई सेंस ही नहीं है। इसी तरह से जैसे चिमटा होता है, अब चिमटा में अगर एक पार्ट नहीं है तो वो पत्ती मात्र हो गई। इसी तरह से यहाँ पर यह हमेशा जब डबल पार्ट लेते हैं तभी एक फुल इक्विपमेंट बनता है। तो अब डबल पार्ट की वजह से होता यह है कि इसमें हमेशा प्लूरल लिखा जाता है और हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर योर सीजर्स डल, तो यहाँ पर आर करना होता है, यहाँ सीजर्स करना होता है। देखिए जानकारी ही यहाँ पर सिंटैक्स का पढ़ना है। अगर आप इन चीज़ों को सुन रहे हो और ध्यान से सुन रहे हो तो निश्चित तौर पर जब भी आपके सामने ये चीज़ें आएंगी तो समझिए कि वो चीज़ आपको याद आ जाएगी कि हमने ये पढ़ा था। बस यहाँ पर यही है कि ध्यान से सुन लेना है और इसका जानकारी अपने दिमाग में रखनी है। बाकी इसका कोई ये नहीं है कि मतलब इसको याद किया जाए या कुछ किया जाए। हाँ ये है कि एक्सरसाइज के जरिए इनकी प्रैक्टिस की जा सकती है। कोई एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए, उसमें ये चीज़ें आती हैं तो वो और मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आर हो जाएगा, बाकी और सही लिखा हुआ है। आई लाइक किड्स पोएट्रीज, बड़ा कन्फ्यूजन है, सही करने के बाद भी बच्चे इसको सही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने एक पोएट का नाम सुना होगा, जॉन कीट्स, ठीक है ना, ये उसका पूरा नाम होता है। आपने देखा होगा जॉन कीट नाम नहीं होता, ठीक, पहले तो ये समझ लीजिए, उसका फुल नेम होता है जॉन कीट्स, ठीक, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, याद है आपको, जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स एक पोएट का नाम है और उसकी पोएट्री के लिए बारे में लिखा। तो पहले तो ये जॉन कीट्स को देख लीजिए, इसके बाद पोएट्री को समझ लीजिए कि पोएट्री का प्लूरल नहीं होता। पोएट्री इज ऑलरेडी ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। जब हम पोएट्री कहते हैं तो वो खुद कविताओं का एक संग्रह होती है, इसलिए उसको प्लूरल नहीं करते, पोएट्रीज नहीं करते हैं। हाँ पोएम करते हैं तो पोएम्स जरूर कर देते हैं, पोएम्स हो सकता है लेकिन पोएट्रीज नहीं होता। अब इसका करेक्शन करते हैं। सबसे पहली कमी तो यहीं पर है, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे करेक्शन करेंगे, अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे करना है, ठीक, किड्स केवल कर देना, कॉमा लगा देना है, चूंकि इसमें एस पहले से लगा हुआ है तो बाद में उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमा ही उसका एपोस्ट्रोफी बन जाता है। तो केवल आपको बाहर से लगाना है, क्योंकि ये कीट करके फिर लगा हुआ है तो ये गलत है, ठीक। और ये सारे, एक बात बतानी भूल गया मैं, कि ये सारे ही सेंटेंस एक्सीलेंट के हैं, मतलब कोई भी किसी कंपटीशन की बुक के नहीं है, ना मैंने खुद इनको क्रिएट किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने सिचुएशन डेवलप करी है। ये आपके जितने भी सेंटेंस है वो एक्सीलेंट के हैं, कहीं ना कहीं दिए हुए हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके रखा है कि वैसे नॉर्मली जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं बच्चे उसको समझ लेते हैं, लेकिन कुछ विशेष जो होती हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, किड्स को आप ऐसे लिखोगे, ठीक। तो अगर आप पोएट्रीज को पोएट्री लिख जाते हो लेकिन किड्स को ऐसे नहीं लिखते हो तो ज्यादातर हमने देखा है कि बच्चे उसको पोएट्री, जब पोएट्री पढ़ लेते हैं
कि पोएट्री का बहुवचन नहीं होता है तो पोएट्रीज को पोएट्री तो कर देते हैं, पर किड्स वाला ये जो फॉल्ट होता है वो नहीं दूर कर पाता है। तो यहाँ दोनों जगह आपको दूर करना है, किड्स करना है और इसके बाद पोएट्री करनी है, ऐसे करनी है, ठीक है ना, ऐसे। हाँ ये है कि पोएम्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोएट्रीज किया हुआ है तो आपको बताना है, जिसने पूछा है उसको बताना है कि पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है। तो पोएट्रीज को ही पोएट्री कर दें तो उसके फ्लो में वो सही करेक्शन रहेगा, पोएम्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है कि पोएम्स कर दिया। तो आई लाइक किड्स पोएट्री। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यही करना है कि आई करना है और फिर लाइक करना है, किड्स और पोएट्री। अब ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस देखिए, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, तो यहाँ पर आपको दो जगह पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस सेंटेंस को कवर कर पाएंगे और सही हो जाएगा सेंटेंस। इसके बाद देखिए चौथा हो गया, पांचवा देखिए, दिस इज ऑल व्हाट आई नो। यही वो चीज है जो मैं जानता हूँ, यही वो चीज है जो मैं जानता हूँ। यहाँ पर बताया जा चुका है तुम्हें कई बार कि, और कई वीडियोस में भी बताया गया है, क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, देखिए जानकारी सब हो जाती है क्लास में पढ़ते वक्त और सेंटेंस बनाते वक्त, नियम पढ़ने के दौरान कोई ना कोई जब चीज़ आती है तो टीचर उसको बताता ज़रूर है, आपने कितने ध्यान से सुना हुआ है ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, अगर आपने पहले से ध्यान से सुन रखा है तो आप इसकी फॉल्ट को पकड़ लेंगे। दिस इज ऑल व्हाट आई नो, जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो व्हाट नहीं होता, वो दैट होता है। और ये चूंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है दैट का यूज, तो मुझे पता है कि जिन बच्चों को मैं बता चुका हूँ उनको ये चीज़ अच्छी तरह से पता है और इस नियम को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे। तो दिस इज ऑल दैट आई नो, यही वो चीज़ है जो मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर आपको व्हाट हटाना है, यहाँ पर ऑल है इंडिफरेंट प्रोनाउन, आप एक बार थोड़ा रिकॉल करके देख लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा। ऑल है, ओनली है, अदर्स है, और जैसे एनीवन है, वन है, एवरीवन है, ऐसे करके जितने भी होते हैं उन सभी के साथ में आपका दैट ही लगता है। तो यहाँ पर व्हाट हटा करके क्या करना है, यहाँ पे दैट लगा देंगे और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर इसके बाद छठवां है, ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु नोज एवरीथिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस, ज्यादा पूछा जाने वाला। यहाँ पे लिखा 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। तो यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वास्तव में ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। अब ये दिख रहा है जो, मतलब ये उन लोगों में से है, वह व्यक्ति उन लोगों में से है जो सब कुछ जानता है। बोला तो ऐसे ही जाता है लेकिन लिखा ऐसे नहीं जाता। जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये कोई इशू नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये नॉमिनेटिव केस, तो फिर इसके बाद जो वर्ब आती है वो इसी के अकॉर्डिंग आती है, आप समझ गए होंगे, और ये भी मैं बता चुका हूँ, ये वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर बहुवचन है, वर्ब एक वचन ले रहा है, तो ये गलत ले रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नो करना पड़ेगा, बस यही सेंटेंस का रूल होता है और यही इसका सीक्रेट है कि दिस इज, ही इज वन ऑफ दोज पीपल। यहाँ सही है, वन ऑफ के साथ में प्लूरल लगा हुआ है और यहाँ पर ये वन ऑफ के हिसाब से बिल्कुल फॉर्मेशन सही है, बस हु आया, हु के बाद जो नोज आ गया ये गलत आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग ही आगे की वर्ब यहाँ डिसाइड की जाती है। तो यहाँ बहुवचन है तो नोज नहीं लगेगा, नो लगेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु नो एवरीथिंग, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 7 नंबर सेंटेंस, रमेश इज ब्रेवर देन वाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, अभी तक शायद नहीं आपने ये नियम नहीं पढ़ा होगा क्योंकि शायद चांस नहीं मिला। यहाँ पर कह रहा है कि रमेश बुद्धिमान होने की तुलना में बहादुर अधिक है। अब तुम सोच रहे होगे कि करेक्शन हमें पता है और तुमको क्या पता है, तुम सोच रहे हो कि ब्रेवर यहाँ पर है तो वहां पर वाइजर कर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल गलत आइडिया है आपका। यहाँ पर यह होता है कि जब एक ही व्यक्ति की क्वालिटीज में कंपैरिजन की जाती है तो उसका स्ट्रक्चर अलग बनता है, मतलब वहां पर कोई भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, ना इधर होता है ना इधर होता है, उसके साथ मोर या मोस्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पर मोर करेंगे क्योंकि मोस्ट का कोई चांस नहीं है, कंपैरेटिव हमेशा होता है, तो वहाँ मोर लगाया जाता है। तो जब भी ये ट्रांसलेशन बोला जाए या कभी पढ़ने में आए, एक ही व्यक्ति की दो गुणों की तुलना हो, हाँ ये कहें कि अगर मोहन सुरेश से ज्यादा बुद्धिमान है तो मोहन इज वाइजर देन सुरेश हो जाएगा, मोहन सुरेश से ज्यादा बहादुर है तो मोहन इज ब्रेवर देन सुरेश हो जाएगा। लेकिन मोहन बुद्धिमान होने की तुलना में बहादुर अधिक है, इसका मतलब है कि मोहन बुद्धिमान कम है, बहादुर ज्यादा है। एक ही व्यक्ति की दो गुणों की तुलना जिस समय होती है तो फिर यहाँ पर आपको क्या क्या करना होता है, यहाँ पर आपको मोर करना होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर ब्रेव करना होता है, मतलब नो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। तो रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज, ब्रेवर और वाइजर नहीं करना है आपको, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाइजर आप करोगे
तो ये भी ब्रेवर हो गया और ये भी वाइजर हो गया। तो कंपैरिजन हो कहाँ रही है, कौन ब्रेवर ज्यादा है कि वाइजर ज्यादा है? ठीक, अब अगर यहाँ ब्रेवर रहेगा यहाँ वाइज रहेगा तो सेंटेंस दिया ही नहीं जाएगा, मतलब दिया जाएगा तो इसी तरह से दिया जाएगा ना कि गलत है तो सही करिए, तो तुमने वाइजर कर दिया तो और गलत कर दिया। इसलिए इस कंसेप्ट का ध्यान रखिएगा। रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज, अब यहाँ पर मोर ब्रेव हो गया और ब्रेव और वाइज बिल्कुल सिमिलर उसमें आ गया, सिमिलर फॉर्म में आ गया और ये आपकी डिग्री बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक ही व्यक्ति के जब दो गुणों का उल्लेख किया जाए और उनमें कंपैरिजन की जाए तो हमेशा दोनों पॉजिटिव डिग्री रहेंगी और मोर का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस जो अब लिखा है वो एकदम सही लिखा है। 8 नंबर है, विल यू गिव द ओल्ड मैन एनी हेल्प प्लीज। तुमने सुन रखा है कि जब भी कभी इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस होता है तो एनी का प्रयोग किया जाता है और अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो सम का प्रयोग किया जाता है। सम और एनी का यही जो बेसिक यूज है वो यही है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग और इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग। ठीक, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर एनी दिया हुआ है, लेकिन पार्टिकुलर यूज सुन लीजिए। पार्टिकुलर यूज ये होता है कि जब कभी रिक्वेस्ट के सेंस में अगर इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, चूंकि रिक्वेस्ट के सेंस में ज्यादातर इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस होता है, ऐसे में भी सम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विल यू गिव मी सम मनी प्लीज, क्या आप मुझे कुछ धन देंगे? वो ये नहीं कहेगा कि विल यू गिव मी एनी मनी प्लीज, कोई धन देंगे, नहीं नहीं नहीं, विल यू गिव मी सम मनी प्लीज, क्या मुझे कुछ धन देंगे? तो यही कह रहा है कि विल यू गिव द ओल्ड मैन सम हेल्प प्लीज, क्या आप इस बूढ़े आदमी की कुछ मदद करेंगे कृपया। समझ गया ना, इस नियम को याद रखिएगा और ऐसे ही सेंटेंस से आपको फेस करना है, ऐसे ही सेंटेंस आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, ऐसे ही सेंटेंस में आप जाकर के उलझ जाएंगे। ये सेंटेंस बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही पार्टिकुलर है, तो इसलिए इन पर विशेष फोकस करना है, विशेष देखना है। भूल जाओ तो एक बार फिर से इनको रिवाइज करना है, वीडियो को फिर देखना है। कोई भी डाउट अगर बीच में आता है तो उसके लिए कमेंट भी करना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आपको सम करेंगे, वो भी कब, जब आपका रिक्वेस्ट के सेंस में होगा तो सम ही आपको एक्सेप्ट या ये सेंटेंस करेगा, सम ही आपको लगाना है, एनी सपोर्ट नहीं करेगा। इसके बाद 9 नंबर सेंटेंस है, ही इज इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस। शायद पढ़ाओ, मैंने कहा था कि जब कभी ऐसा सेंटेंस होता है जो बहुत पीछे से लेकर के प्रेजेंट को टच कर रहा होता है तो उसमें फिर वो दो तरह का सेंटेंस बनता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है और एक पास्ट इंडेफिनिट बनता है। जैसे मतलब ये कि हमारे देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, और मेरे भाई को जॉब मिले 5 साल हो गए, वो जब से गया तब से उसने पत्र नहीं भेजा, अर्थात वो उसको गए इतने साल हो गए। तो जब ये सब होता है तो सिंस का प्रयोग होता है, और सिंस का प्रयोग ये टाइम में होता है, टाइम सेक्शन में। जब आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा था तो उस समय आपको सिंस का प्रयोग मैंने बताया था, वो आपका रीजन में भी आता है जो कि क्योंकि का अर्थ रखता है, और दूसरा सिंस का प्रयोग जो समय का बोध कराता है। तो यहाँ समय का बोध कराने वाला सिंस है। तो यहाँ पर जो कि ये यहाँ पर कह रहे हैं ही इज इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस, अर्थात जब कभी उसने हमें छोड़ा था तब से वो बीमार है। तो जब से उसने हमें छोड़ा था तब से बीमार है, तो ये तो पास्ट परफेक्ट है, ये सही है, लेकिन ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। मतलब कॉम्बिनेशन क्या होता है, इधर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इधर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो इधर क्या कर देंगे, हैज बीन कर देंगे, हैज और बीन कर देंगे तो हो जाएगा ही हैज बीन इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस। अब आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही फॉर्म में आ गया। 10 नंबर है, 5 times 5 are 25। मोस्ट कंफ्यूजिंग सेंटेंस है ये, जो तुमने एक पढ़ा होगा। थोड़ा सा इनको मैं इरेज कर देता हूं, इधर जगह मिल जाएगी। जैसे आपने पढ़ा है टू एंड, ठीक है ना, ज्यादा फॉर्मल सेंटेंस यही है आपका, 2 and 2 makes 4। जब ये पढ़ा और ये सिंटैक्स में आता है तो एस हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ दो दो हैं, एक दो ये है और एक दो ये है, और ये जब दोनों जुड़ते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ बहुवचन की क्रिया लेनी पड़ती है, यानी मेक करना पड़ता है। और कल मैंने कहा था कि जब एंड होता है तो दो पार्ट को जोड़ता है, और होता है तो दो चीजों को अलग करता है, यानी उनमें किसी एक को कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 + 2 है, तो 2 + 2 यार एक दो ये, जब दोनों मिलते हैं तो 4 बनता है। तो जब 2 and 2 होता है तो दो सब्जेक्ट होते हैं, दो सब्जेक्ट होता है तो बहुवचन होता है, बहुवचन होता है तो मेक्स नहीं आता, मेक आता है। आप चलिए इधर आ जाइए, अगर यहां पर ये कर दिया जाए कि 2 times 2, ठीक, इज 4, तो अब यहां पर देखिए दो नहीं है,
यहाँ एक ही है, एक ही दो को दो बार रिपीट करना है, एक ही दो को दो बार रिपीट करना है। मतलब देयर आर नो टू सब्जेक्ट्स, देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक ही सब्जेक्ट है कि दो है और उसी दो को फिर से रिपीट कर देना है दो बार। ठीक, आप समझ गए होंगे। आप यहां पर लिखा 5 टाइम्स 5, 5 बार 5 कितना होता है, यानी एक ही 5 को 5 बार रिपीट करना है। कुल मिलाकर यहाँ एडिशन सेंस होता है, जोड़ने वाला, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन सेंस होता है, यानी गुणा करने वाला। तो 5 टाइम्स 5, और यहाँ पर क्या होगा, ईच 25, यानी 5 बार 5 25 होता है। अगर इसी सेंटेंस में, ठीक है ना, अब ये इज लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर अगर यहाँ इज ए बी की फॉर्म अगर यहाँ दी जाए, कभी कभी हो जाता है कि ये बी की फॉर्म यहाँ पर दे रहा है, ठीक है ना, तो वो 2 and 2 इज 4 करेगा, तो आपको इज नहीं करना है, यहाँ पर आपको आर 4 करना है। 2 and 2, आर माने होते हैं कितना, 4, 2 और 2 4 होते हैं, या फिर मेक आएगा तो 2 और 2 4 बनते हैं। और इसमें जब आएगा ये तो 2 टाइम्स 2 इज 24, या 5 टाइम्स 5 इज 25। यहाँ पर ध्यान रखना ये आर नहीं आएगा, यहाँ पे ई जाएगा। दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया है, मेक वाले में भी और टाइम्स वाले में भी, एंड वाले में भी और टाइम्स वाले में भी। इसमें दो सब्जेक्ट हैं जो जुड़ रहे हैं, इसमें एक ही है जो रिपीट हो रहा है, सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए यहाँ पर आपको ऐसे देना है। लास्ट में जो डिजिट आएगी वो 4, वो तो सिंगुलर होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 25 आएगा, ये भी सिंगुलर है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आगे का फॉर्मेशन देखना है वो कैसा, उसके अनुसार आपको डिसाइड करना है कि वर्ब कौन सी होगी। चलिए ये भी डन। इसके बाद 11 नंबर है, आई इंसिस्टेड ऑन हिम टू गो टू द मार्केट। पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं लगता है कि सेंटेंस में कुछ गलत है, और लेकिन मैं ये कहता हूं कि पूरे सेंटेंस में गलतियां ही भरी पड़ी हुई, यहाँ पर कहीं पर भी ये सेंटेंस सही नहीं है। अब ध्यान देना, कभी कभी होता है कि एक चीज के वजह से दूसरी चीज बदलती है और दूसरे के सहारे तीसरी चीज बदलती है। गलती सिर्फ एक है इस सेंटेंस में, गलत सिर्फ एक है, और उस गलती जब हम उसको सही करेंगे, ठीक है, तो दूसरी सही होगी, तब जाके तीसरी सही होगी। तो एक के आधार पर यहां पर किस तरह से देखिए, जबकि सेंटेंस में कहीं नहीं लगता, मैंने उसे बाजार जाने के लिए जोर दिया। इंसिस्ट माने जोर देना होता है, बाध्य करना होता है, ठीक है ना। जब भी देखे ना, ध्यान से सुन लेना किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड है मिस्टेक। इंसिस्टेड जब भी आता है तो ऑन जरूर आता है, ओके, पहली बात। इंसिस्टेड आएगा तो ऑन जरूर आएगा। जब ऑन आएगा तो हमेशा इन्फिनिटिव नहीं जीरेंड आएगा, पहली बात, ठीक। तो जब इंसिस्टेड आएगा तो ऑन आएगा, ये पक्का, ये प्रीपोजिशन का रूल है। और जब इसका रूल है तो ये हमेशा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जीरेंड लेता है। जीरेंड लेगा तो यहां क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। कुल मिलाकर ये हो जाएगा, आई इंसिस्टेड इंसिस्टेड, ठीक, और फिर हो जाएगा ऑन। अभी हम ये जगह खाली छोड़ देंगे और हो जाएगा गोइंग, ठीक। टू द मार्केट वो तो बना रहेगा। तो आई इंसिस्टेड जब ऑन हुआ तो जीरंड आया, और जब भी जीरंड होगा अगर उसके पहले कोई प्रोनाउन आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव केस का प्रोनाउन आएगा। अर्थात अब हिम नहीं होगा, अब क्या होगा, अब आपका हिज होगा। तो ये जरा ध्यान देना है आपको। तो यहां देखिए क्या हुआ, इंसिस्टेड की वजह से ऑन है, और इस ऑन की वजह से ये जीरंड है, और इस जीरंड की वजह से हिम नहीं हिज होगा। अब जो आप सेंटेंस देख रहे हो वो सही है। आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग टू मार्केट, मैंने उसका बाजार जाना मतलब बाध्य किया। तो उसको बाजार जाने के लिए बाध्य किया, लेकिन उसके बाजार जाने को बाध्य किया। तो हिज गोइंग मतलब उसका जाना, तो उसका जाना उसके जाने को बाध्य किया यहां पर, ठीक है ना। तो हिम यहां पर नहीं होगी, ये रूल है ग्रामर का। तो इंसिस्टेड ऑन जिरंड लेगा, जिरंड आएगा अगर उसके पहले, ठीक है ना। जैसे हम कह दें वी ऑल डिपेंड ऑन, ठीक है ना, और कर दिया हरी पासिंग, ऐसे कर दिया, मतलब सब कुछ हरी के पास होने पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ऑल डिपेंड ऑन हरी पासिंग ऐसे लिखा, तो ये आपका क्या हुआ, ये नाउन है, लेकिन ये आपका पॉजिटिव फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, हरीज पासिंग, हरी के पास होने पर निर्भर करता है।
तो ये आपका पॉजिटिव केस में ही जाएगा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। ध्यान रखिएगा, ये नियम बहुत कम ध्यान रहते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा सेंटेंस था, तो यहाँ पर चूंकि हो नहीं पाएगा, यहाँ पर आपका हीज हो जाएगा और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आपका गोइंग हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी सही है। 12 नंबर सेंटेंस है, एज ही इज टायर्ड सो ही विल नॉट कम। चूंकि वो थका है इसलिए वो नहीं आएगा। देखिए ये एक क्लॉज आपकी ये है, दूसरी क्लॉज ये है। जब दोनों जुड़ेंगे तो कंजंक्शन चाहिए, तो जब दो पार्ट जुड़ेंगे तो कंजंक्शन एक ही चाहिए ना, दो तो नहीं चाहिए। और यहाँ पर एक कंजंक्शन ये है और एक कंजंक्शन ये है, ऐसे में आपको ये कंजंक्शन हटा देंगे, यही हटाएंगे क्योंकि यही एक्स्ट्रा है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, क्योंकि वो थका है इसलिए वो नहीं आएगा, तो इसलिए हमको उसके साथ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि साथ इसलिए, ठीक है। जैसे यदि के साथ तो जोड़ना पड़ता है, जब के साथ तब अपने आप जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना है कि सो हटा देंगे। ये आपका जो कंजंक्शन है ये सुपरफ्लस है, ये एक्स्ट्रा सेंस देने वाला है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ दो पार्ट को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन काफी है। ही विल नॉट कम एज ही इज टायर्ड, अगर उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा, ये बच जाएगा। इसलिए एज ही इज टायर्ड ही विल नॉट कम, ये लगा देता है। अच्छा, अर्थ निकालने पे जिस बच्चे को नहीं पता होता है, अर्थ निकालता है तो उसको लगता है सही है ये, तो वो दूसरी जगह गलती कर बैठता है। तो एज ही इज टायर्ड ही विल नॉट कम, ये सो को रिमूव करना है। फिर लिखा हुआ ब्रेड एंड मिल्क आर हिज ओनली फूड। यहाँ पर जो देख रहे हो आप ब्रेड एंड मिल्क, ये दो चीजें जरूर हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये किसी का एक साथ बिल्कुल पेयर में जो होता है वो सिंगुलरली डिनोट किया जाता है। यानी ब्रेड एंड मिल्क माने दूध और रोटी उसका एकमात्र भोजन है। ब्रेड एंड मिल्क हो, ब्रेड एंड बटर हो, हॉर्स एंड कार्ट हो, स्लो एंड स्टीडी हो, ये इस तरह के जितने भी फ्रेजेस होते हैं जिनमें से ये लगता है कि दो पार्ट हैं, लेकिन अगर हॉर्स कार्ट लिखा हुआ, हॉर्स एंड कार्ट इज एट द डोर, घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर है, तो घोड़ा गाड़ी दोनों एक पार्ट, दोनों पार्ट मिलाकर एक पार्ट बनता है। जैसे राइस एंड दाल इज फेवरेट फूड, दाल चावल उसका प्रिय भोजन है, तो दाल चावल दोनों एक साथ प्रिय भोजन है। मतलब ना दाल अकेले नहीं है, चावल अकेले नहीं है। राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड, यानी चावल और कढ़ी मेरा प्रिय भोजन है, तो राइस एंड करी जो होगा वो दोनों एक साथ मिला करके प्रिय है। और ब्रेड एंड मिल्क हिज ओनली फूड, तो दूध और रोटी उसका एकमात्र भोजन है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इस तरह से होता है तो दिखते ये दो हैं लेकिन होता ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आपका जो आर है वो आर नहीं होगा, वो यहाँ पे इज होगा। समझ गए ना। अब फॉर एनी कंफ्यूजन यू may कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई वेरी सुन। जब भी आपको जरूरत पड़े, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट करिए, उसका जवाब मिलेगा। एनी डाउट कोई भी तरह का, ठीक, वीडियो को आप देखिए और देखने के बाद उसको समझिए। हालांकि फिलहाल आप देख ही चुके होंगे क्योंकि ये एंड पॉइंट चल रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो आप कंफर्म करिए, फिर मुझे बताइए, इसके बाद तुरंत प्रोसीड रहेगा और अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी यानी तुरंत मिलेगा। आप देखते रहिए, आप पढ़ते रहिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पे मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।